हाय फ्रेंड्स, हमारे सनातन शिक्षा संस्थान की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले में हैं। हिस्ट्री में आंग्ल मराठा संघर्ष युद्ध को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आंग्ल मराठा संघर्ष युद्ध, एंग्लो मराठा स्ट्रगल के कारण। भूमिका, भारत में 3 आंग्लो मराठा युद्ध हुए। ये तीनों युद्ध 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक चले। ये युद्ध ब्रिटिश सेनाओं और मराठाओं के बीच हुए थे। इन युद्धों का परिणाम यह हुआ कि मराठाओं का पूरी तरह से पतन हो गया। मराठाओं में पहले से ही आपस में भेदभाव थे, जिस कारण वह अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं लड़ सके। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1775 से 1782 ईस्वी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कारण। पहला, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख मराठों के आपसी झगड़े तथा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। दूसरा, मुगलों के पतन के समय भारत में मराठा शक्ति उदित हो रही थी, अतः जो शक्ति भारत में प्रमुख स्थान प्राप्त कर रही थी उसका अंग्रेजों से संघर्ष होना स्वाभाविक था। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की भूमिका। कंपनी सदैव इस बात का ध्यान रखने लगी कि वह ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मराठों के साथ संघर्ष करना पड़े। फिर भी कंपनी अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने का प्रयास करती रही। 1758 ईस्वी में अंग्रेजों व मराठाओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने मराठाओं से 10 गांव प्राप्त किए तथा मराठा क्षेत्र में कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्राप्त की। 1759 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारी प्राइस व थॉमस वाटसन पुणे गए। इन दोनों का उद्देश्य मराठाओं से सालसेट व बसीन प्राप्त करना था। इस बार भी सालसेट व बसीन के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, क्योंकि पेशवा माधवराव मैसूर के शासक हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता चाहता था, किंतु कंपनी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। फिर भी मार्सन ने पेशवा को आश्वासन दिया कि कंपनी मराठाओं के कभी युद्ध नहीं करेगी और यदि कोई तीसरी शक्ति मराठाओं से युद्ध करती है तो कंपनी मराठाओं के विरुद्ध सहायता नहीं देगी। 18 नवंबर 1772 ईस्वी को पेशवा माधवराव की निसंतान मृत्यु हो गई, अतः उसका भाई नारायण राव पेशवा की मनसब पर बैठा, परंतु उसका चाचा राघोबा रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहता था। राघोबा ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के सहयोग से 13 अगस्त 1773 को नारायण राव की हत्या करवा दी और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। परंतु मराठाओं में से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके नेतृत्व में मराठा सरदारों ने उसका विरोध किया। वह व्यक्ति था बालाजी जनार्दन, जो नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठाओं ने 12/22 संसद का निर्माण किया और शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लिया, किंतु उनके सामने समस्या यह थी कि वे पेशवा किसे बनाए जाए। जिस समय नारायण राव की मृत्यु हुई थी उस समय उसकी पत्नी गंगाबाई गर्भवती थी। 18 अप्रैल 1774 ईस्वी को उसने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम माधवराव द्वितीय रखा गया। 12/22 संसद ने माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कर दिया तथा नाना फडणवीस को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 12/22 संसद ने राघोबा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। इस बार राघोबा ने दिसंबर 1774 ईस्वी में थाना पर आक्रमण कर दिया, किंतु वह पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। सूरत की संधि। राघोबा भागकर बंबई गया और काउंसिल के अध्यक्ष हांडवाई से बातचीत की। तत्पश्चात कंपनी की बंबई शाखा और राघोबा के बीच 6 अप्रैल 1775 को संधि हो गई, जिसे सूरत की संधि कहते हैं। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित है। चलिए संधि की शर्तों को जानते हैं। पहला, राघोबा ने अंग्रेजों को बंबई के समीप स्थित सालसे द्वीप, थाना जमसूर का प्रदेश तथा बसीन को देने का वचन दिया। दूसरा, अंग्रेज राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करेंगे। तीसरा,
सूरत की संधि के अनुसार बंबई सरकार राघोबा से 1.5 लाख रुपए मासिक खर्च लेकर उसे 2500 सैनिकों की सहायता देगी। तीसरा, अपनी सुरक्षा के बदले राघोबा कंपनी की बंबई शाखा को 6 लाख रुपए देगा। चौथा, यदि राघोबा पूना से कोई शांति समझौता करेगा तो उसमें अंग्रेजों को भी शामिल करेगा। कंपनी की बंबई शाखा ने यह संधि गवर्नर जनरल को बिना पूछे की थी तथा रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बंबई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। संधि के बाद हानबाई ने केवल पत्र लिखकर इसकी सूचना गवर्नर जनरल को भेज दी। इस संधि के कारण ही अंग्रेज व मराठों के संघर्षों का सूत्रपात हुआ तथा मार्सन ने मराठों को जो आश्वासन दिया था उसे इस संधि द्वारा तोड़ दिया गया। राघोबा ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण संपूर्ण मराठा जाति की प्रतिष्ठा का बलिदान कर दिया। प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष की शुरुआत। सूरत की संधि के बाद बंबई सरकार ने राघोबा की सहायता हेतु एक सेना भेजी। अंग्रेजी सेनाएं पूना की ओर बढ़ी। 18 मई 1775 को अंग्रेजों व मराठाओं के बीच आरास नामक स्थान पर युद्ध हुआ जिसमें मराठा पराजित हुए। अंग्रेजों ने सालसेट पर अधिकार कर लिया, किंतु इसी समय बंगाल काउंसिल ने हस्तक्षेप किया क्योंकि बंबई सरकार ने यह समझौता बिना बंगाल काउंसिल की स्वीकृति से किया था। बंगाल काउंसिल ने सूरत की संधि को अस्वीकार कर युद्धबंदी करने का आदेश दिया क्योंकि यह संधि राघोबा द्वारा हस्ताक्षरित है और अब वह पेशवा नहीं है। दूसरा है, सूरत की संधि से कंपनी को अनावश्यक युद्ध में भाग लेना पड़ा है। तीसरा, मराठा शक्ति से अंग्रेजों को कोई क्षति नहीं हुई अथवा उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। चौथा, यह संधि रेगुलेटिंग एक्ट के विरुद्ध है। बंगाल काउंसिल ने युद्ध बंद करने का आदेश दिया था, फिर भी युद्ध बंद नहीं हुआ। तब बंगाल काउंसिल ने कर्नल अपटन को मराठाओं से बातचीत करने पुनः भेजा। अपटन के पुनः पहुंचने पर युद्ध बंद हो गया। पुणे में अपटन और मराठों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि अपटन ने राघोबा को सौंपने से इनकार कर दिया तथा वह सालसेट और बसिन पर अधिकार बनाए रखना चाहता था। अतः वार्ता असफल हुई और युद्ध पुनः शुरू हो गया। मराठाओं ने बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया, किंतु दुर्भाग्य से पेशवा का विद्रोही मराठा सरदार सदाशिव एक दूसरे मोर्चे पर मराठाओं के विरुद्ध आ धमका। मराठा 2 मोर्चों पर युद्ध नहीं कर सके और उन्होंने अंग्रेजों से 1 मार्च 1776 को पूरन की संधि कर ली। पूरन की संधि। पहला, अंग्रेजों ने राघोबा के लिए जो रकम खर्च की है उसके लिए मराठा अंग्रेजों को 12 लाख रुपए देंगे। दूसरा, सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। मराठों ने राघोबा को 3,15,000 रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। तीसरा है, राघोबा अब कोई सेना नहीं रखेगा तथा गुजरात में कोपरगांव में जाकर बस जाएगा। चौथा है, युद्ध में अंग्रेजों ने जो क्षेत्र प्राप्त किए वे अंग्रेजों के पास ही रहेंगे। इस संधि पर मराठाओं की ओर से सुखराम बापू ने तथा अंग्रेजों की तरफ से कर्नल अपटन ने हस्ताक्षर किए, किंतु बंबई सरकार तथा वॉरेन हेस्टिंग्स इस संधि को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच मराठाओं ने विद्रोही सदाशिव को पकड़ लिया तथा उसकी हत्या कर दी। अब मराठा अंग्रेजों से निपटने के लिए तैयार थे। स्थिति उस समय और भी अधिक जटिल हो गई जब 1778 में एक फ्रांसीसी राजदूत सेंट लुविन फ्रांस के सम्राट का पत्र लेकर मराठा दरबार में पहुंचा। मराठों ने उस शानदार स्वागत किया, किंतु जब अंग्रेज राजदूत मॉर्सन पुनः पहुंचा तो उसका कोई विशेष स्वागत नहीं किया गया। अतः यह अफवाह फैलने लगी कि मराठों व फ्रांसीसियों में संधि हो गई। उधर मॉर्सन ने मराठा दरबार के एक मंत्री मुराबा को अपनी ओर मिलाकर नाना फडणवीस और सुखराम बापू में फूट डलवा दी।
सुखराम बापू जो पूरन की संधि का हस्ताक्षर करता था, उसने गुप्त रूप से बंबई सरकार को लिखा कि राघोबा को पेशवा बनाने में वह भी मदद देने को तैयार है। अतः बंबई सरकार ने कहा कि चूंकि पूरन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला स्वयं हमारे निकट आ रहा है, इसलिए पुनः युद्ध चालू करने पर संधि का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बंगाल काउंसिल ने इसका विरोध किया, किंतु वारेन हेस्टिंग्स ने बंबई सरकार का समर्थन किया। यद्यपि मराठों ने स्पष्ट कर दिया कि फ्रांसीसियों के साथ उनकी कोई संधि नहीं हुई है तथा सेंट लुबिन को भी वापस भेज दिया गया, किंतु हेस्टिंग ने मार्च 1778 में बंबई सरकार को युद्ध करने का अधिकार प्रदान कर दिया। बंबई सरकार ने कर्नल एक्टस के नेतृत्व में एक सेना भेजी, किंतु जब वह मराठों के हाथों पराजित हुआ तब उसके स्थान पर कर्नल काकबर्ग की नियुक्ति की गई। मराठा सेना का नेतृत्व महादजीजी सिंधिया व मल्हार राव होलकर कर रहे थे। मराठा सेना धीरे धीरे पीछे हटती गई और ब्रिटिश सेना आगे बढ़ती गई। पूना से 18 मील दूर तेलगांव के मैदान तक आ पहुंची। 19 जनवरी 1779 को तेलगांव पहुंचते ही अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मराठों ने उन्हें तीनों ओर से घेर लिया है। इस पर मराठों ने आगे बढ़कर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। इस पराजय के साथ ही बंबई सरकार को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा। 29 जनवरी 1779 को दोनों पक्षों में बड़गांव का समझौता हो गया। बड़गांव की संधि। पहला है, अंग्रेज राघोबा को मराठों के हवाले कर देंगे। दूसरा, अब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों पर अधिकार किया वे सभी मराठों को सौंप देंगे। तीसरा, जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा न करे तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद में रहेंगे। बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए घोर अपमानजनक था। स्वयं हेस्टिंग्स ने कहा कि जब मैं बड़गांव का समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने उस समझौते को स्वीकार नहीं किया और दूसरी का नेतृत्व कर्नल गार्डर्ड का कर रहा था। जब नाना फडणवीस को अंग्रेजों के आक्रमण की सूचना मिली तो उसने नागपुर के शासक भोसले, हैदराबाद के निजाम तथा मैसूर के शासक हैदर अली को अपनी ओर मिलाया तथा अंग्रेजों पर आक्रमण की योजना तैयार की। किंतु हेस्टिंग्स ने कूटनीति से निजाम व भोसले को मराठों से अलग कर दिया। कर्नल गार्डर्ड अहमदाबाद व बसीन पर अधिकार करके 1780 में बड़ौदा पहुंचा। उसने बड़ौदा के शासक फतेह सिंह गायकवाड़ से संधि की और पुणे की ओर बढ़ा तथा 3 अगस्त 1780 को ग्वालियर के किले पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात सिप्री नामक स्थान पर महादजीजी सिंधिया व पोफम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें महादजीजी सिंधिया पराजित हुआ। 13 अक्टूबर 1781 को उसने अंग्रेजों से संधि कर ली। इस संधि में एक महत्वपूर्ण धारा यह थी कि महादजीजी मराठों व अंग्रेजों के बीच संधि करवा देगा तथा उस संधि का पालन करने हेतु स्वयं अपनी गारंटी नहीं देगा। सालबाई की संधि। गुजरात में कर्नल गार्डर्ड व मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ब्रिटिश सेना के दबाव को कम करने के लिए नाना फडणवीस ने हैदर अली को कर्नाटक पर आक्रमण करने को कहा। इस पर हैदर अली ने कर्नाटक पर धावा बोल दिया। इसके बाद तो अंग्रेजों की निरंतर पराजय होने लगी। ब्रिटिश सेना का मनोबल गिरने लगा। अतः हेस्टिंग ने एंडरसन को मराठों से बातचीत करने भेजा। बातचीत के दौरान हेस्टिंग्स ने एंडरसन को तथा नाना फडणवीस को जो पत्र लिखे उनसे स्पष्ट होता है कि वह संधि के लिए अत्यधिक व्यग्र हो रहा था। 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच सालबाई की संधि हो गई। संधि की शर्तें निम्नानुसार थी। आइए इसको देखते हैं। पहला, इसके अनुसार सालसेट और थाना दुर्ग अंग्रेजों को मिले। दूसरा,
अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया तथा मराठों ने रघुनाथ राव राघोबा को 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। तीसरा, अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उन्हें पुनः बड़ौदा के शासक को लौटा दिया। तीसरा और अंतिम, इस संधि की स्वीकृति के 6 माह के अंदर हैदर अली जीते हुए प्रदेश को लौटा देगा तथा वह पेशवा कर्नाटक के नवाब और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित नहीं होगा। सालबाई की संधि का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह था कि इसके बाद 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से 1806 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध को पढ़ने से पहले प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जान लेना जरूरी है। हमने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन विस्तार से इससे पहले वाली पोस्ट में किया, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ में होने से पहले वारेन हेस्टिंग 1785 ईस्वी में इंग्लैंड चला गया। हेस्टिंग के बाद मैकफोन से 1785-86 तक 21 महीनों तक कार्यवाहक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। सितंबर 1786 में कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 1784 में ब्रिटिश संसद ने पीटर्स इंडिया एक्ट पारित कर दिया, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि भारत में कंपनी देशी रियासतों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन करेगी। कॉर्नवालिस ने भारत में जहां तक संभव हो सका इस नीति का पालन किया। 1793 में वह वापस चला गया। 1793 में ही सर जॉन सोर और गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। उसने भी कॉर्नवालिस की नीति का अनुसरण किया। 1795 में हैदर अली के निजाम व मराठों के बीच खरदार का युद्ध हुआ। इस अवसर पर निजाम ने अंग्रेजों को सहायता देने की प्रार्थना की, किंतु सर जॉन सोर ने अहस्तक्षेप की नीति के कारण निजाम को सहायता देने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप निजाम मराठों से पराजित हुआ। उसे अपमानजनक संधि के लिए विवश होना पड़ा। 1798 में सर जॉन सोर को वापस इंग्लैंड बुला लिया गया और उसके स्थान पर लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया। सालबाई की संधि के बाद 20 वर्ष तक शांति रही। इस अवधि में मराठा अपने अन्य शत्रु से निपटते रहे। नाना फडणवीस के नेतृत्व में उत्तरी व दक्षिणी भारत में मराठों का प्रभाव फैलने लगा। इस अवधि में महादजी जी सिंधिया की शक्ति में वृद्धि हुई तथा पेशवा की शक्ति का ह्रास हुआ। पेशवा माधवराव द्वितीय के काल में नाना फडणवीस मराठा संघर्ष का सर्वेश्वरा बन गया था। 1796 में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय पेशवा की मंशा पर बैठा। मराठों में आपसी संघर्ष। पेशवा बाजीराव द्वितीय सर्वथा अयोग्य था। 13 मार्च 1800 को नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। जब तक नाना फडणवीस जीवित रहा उसने मराठों में एकता बनाए रखी, किंतु उसकी मृत्यु के बाद मराठा सरदारों में आपसी संघर्ष प्रारंभ हो गए। 2 मराठा सरदारों ग्वालियर का शासक दौलतराव सिंधिया तथा इंदौर का शासक जसवंतराव होलकर के बीच इस बात पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई कि पेशवा पर किसका प्रभाव रहे। पेशवा बाजीराव द्वितीय निर्बल व्यक्ति था, अतः वह भी किसी शक्तिशाली मराठा सरदार का संरक्षण चाहता था। अतः वह दौलतराव सिंधिया के संरक्षण में चला गया। अब बाजीराव व सिंधिया के होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना लिया। होलकर के लिए यह स्थिति असहनीय थी। फलस्वरूप 1802 के प्रारंभ में सिंधिया व होलकर के बीच युद्ध छिड़ गया। जब होलकर मालवा में सिंधिया की सेना के साथ युद्ध में व्यस्त था, पूना में पेशवा ने होलकर के भाई बिट्ठू जी की हत्या कर दी। अतः होलकर अपने भाई का बदला लेने पुना की ओर चल पड़ा। पुना के पास होलकर ने पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया और एक विजेता की भांति पुना में प्रवेश किया। होलकर ने राघोबा के दत्तक पुत्र अमृतराव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित किया। पेशवा भयभीत हो गया तथा भागकर
बम्बई के पास अंग्रेजों की बस्ती चला गया। बसीन में उसने वेलेजली से प्रार्थना की कि वह उसे पुनः पेशवा बनाने में सहायता दे। वेलेजली ने भारत में कंपनी की सर्वोपरि सत्ता स्थापित करना चाहता था। मैसूर की शक्ति नष्ट करने के बाद अब मराठे ही उसके एकमात्र प्रतिद्वंदी रह गए थे। अतः वह मराठा राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर ढूंढ रहा था। पेशवा द्वारा प्रार्थना करने पर वेलेजली को अवसर मिल गया। वेलेजली ने पेशवा के समक्ष शर्त रखी कि यदि वह सहायक संधि स्वीकार कर ले तो उसे पुनः पेशवा बनाने में सहायता दे सकते हैं। पेशवा ने वेलेजली की शर्त को स्वीकार कर लिया और 31 दिसंबर 1802 को पेशवा और कंपनी के बीच बसीन की संधि हो गई। बसीन की संधि की शर्तें निम्नलिखित है। अब इस संधि के शर्तों को देखते हैं। पहला शर्त, पेशवा अपने राज्य में 6000 सैनिकों की एक सेना रखेगा तथा इस सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपए वार्षिक आय का भूभाग अंग्रेजों को देगा। दूसरा, पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर भारतीय तथा अंग्रेज पदातियों की सेना को पुणे में रखना स्वीकार किया। तीसरा, पेशवा बिना अंग्रेजों की अनुमति के मराठा राज्य में किसी अन्य यूरोपियन को नियुक्ति नहीं देगा और न अपने राज्य में रहने की अनुमति देगा। चौथा, पेशवा ने सूरत नगर कंपनी को दे दिया। पांचवा, पेशवा ने निजाम से चौथ प्राप्त करने का अधिकार छोड़ दिया और अपने विदेशी मामले में कंपनी के अधीन कर दिया। छठा, पेशवा के जो निजाम और गायकवा के साथ झगड़े हैं उन झगड़ों के पंच निपटारे का कार्य कंपनी को सौंप दिया। सातवां, भविष्य में यह राज्य के साथ युद्ध संधि अथवा पत्र व्यवहार बिना अंग्रेजों की अनुमति के नहीं करेगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन। बसीन की संधि के बाद मई जून 1803 में बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः पेशवा दिया गया, किंतु बसीन की संधि से मराठा सरदारों के आत्मगौरव पर भारी आघात हुआ, क्योंकि पेशवा ने मराठों की इज्जत व स्वतंत्रता बेच दी थी। मराठा सरदार इसे सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने पारस्परिक वैमनस्य को भुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक होने का प्रयत्न किया। सिंधिया और भोसले तो एक हो गए, किंतु सिंधिया व होलकर की शत्रुता ताजा थी, अतः उसने भी इस अंग्रेज विरोधी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस प्रकार केवल सिंधिया व भोसले ने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियान की तैयारी आरंभ की। जब वेलेजली को इसकी सूचना मिली तो उसने 7 अगस्त 1803 को मराठों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और एक सेना अपने भाई आर्थर वेलेजली और तथा दूसरी जनरल लेक के नेतृत्व में मराठों के विरुद्ध भेज दी। आर्थर वेलेजली ने सर्वप्रथम अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। उसके बाद अजंता व एलोरा के पास असाई नामक स्थान पर सिंधिया व भोसले की संयुक्त सेना को पराजित किया। असीगढ़ व अरगांव के युद्ध में मराठा पूर्ण रूप से पराजित हुए। अरगांव में पराजित होने के बाद 17 सितंबर 1803 को भोसले ने अंग्रेजों से देवगढ़ की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत भोसले ने वेलेजली की सहायक संधि की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। केवल एक शर्त, राज्य में कंपनी की सेना रखने संबंधी शर्त स्वीकार नहीं की और वेलेजली ने भी इस शर्त को स्वीकार करने के लिए जोर नहीं दिया। इस संधि के अनुसार कटक व वर्धा नदी के आसपास के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए गए। इधर जनरल लेक ने उत्तरी भारत की विजय यात्रा आरंभ की और उसने सर्वप्रथम अलीगढ़ पर अधिकार किया, तत्पश्चात दिल्ली पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर जनरल लेक ने भरतपुर पर आक्रमण किया और भरतपुर के शासक से सहायक संधि की। भरतपुर से वह आगरा की ओर बढ़ा तथा आगरा पर अधिकार किया। अंत में लासवाड़ी नामक स्थान पर सिंधिया की सेना पूर्णतः पराजित हुई। अब सिंधिया ने भी अंग्रेजों से संधि करना उचित समझा। फलस्वरूप 30 सितंबर 1803 को
सुरजी अर्जुन गांव की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार सिंधिया ने दिल्ली, आगरा, गंगा यमुना का दोआब, बुंदेलखंड, भड़ोचा, अहमदनगर का दुर्ग, गुजरात के कुछ जिले, जयपुर व जोधपुर अंग्रेजों के अधिकार में दे दिए। उसने कंपनी की सेना को भी अपने राज्य में रखना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने सिंधिया को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंधिया और भोसले ने बसिन की संधि को स्वीकार कर लिया था। इन विजयों ने वेलेजली से खुशी से उछल पड़ा और घोषणा की कि यदि युद्ध के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया और इसे सदैव शांति बनी रहेगी। किंतु वेलेजली का उक्त कथन ठीक न निकला, क्योंकि शांति शीघ्र ही संकटग्रस्त हो गई। होलकर से युद्ध। मराठा राज्य का प्रमुख स्तंभ होलकर, जो अब तक इन घटनाओं के प्रति उदासीन था, सिंधिया व भोसले के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया और अप्रैल 1804 में संघर्ष छेड़ दिया। उसने सर्वप्रथम राजपूताना में कंपनी के मित्र राज्यों पर आक्रमण किया। वह अंग्रेजों के लिए चुनौती थी। अतः वेलेजली ने कर्नल मानसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी। कर्नल मानसन राजपूताने के भीतर घुस गया। होलकर ने कोटा के निकट मुकंदरा के दर्रे के युद्ध में मानसन को पराजित किया तथा उसे आगरा की ओर लौटने को विवश कर दिया। उसके बाद होलकर ने भरतपुर पर आक्रमण करके वहां के शासक के से संधि कर ली। यद्यपि भरतपुर के शासक ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, किंतु इस समय उसने अंग्रेजों की संधि को ठुकरा दिया तथा होलकर का समर्थन किया। यहाँ से होलकर दिल्ली की ओर गया तथा दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन दिल्ली पर विजय प्राप्त न कर सका। दिल्ली पर होलकर के दबाव को कम करने के लिए अंग्रेजों ने जनरल मूरे को होलकर की राजधानी इंदौर पर आक्रमण करने भेज दिया। मूरे ने इंदौर पर आक्रमण अधिकार कर लिया। जब होलकर को इंदौर के पतन की सूचना मिली तो वह दिल्ली का घेरा उठाकर इंदौर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में डिग नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना को उसका भीषण संग्राम हुआ। उसके बाद फर्रुखाबाद में होलकर पराजित हुआ और पंजाब की तरफ भाग गया। इस युद्ध में भी होलकर की शक्ति को पूरी तरह से नहीं कुचला जा सका। भरतपुर के शासक ने होलकर का समर्थन किया था, अतः जनरल लेक ने भरतपुर के दुर्ग को घेर लिया। जनरल लेक ने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए 6 जनवरी से 21 फरवरी 1805 के बीच 4 बार आक्रमण किए, किंतु उसे कोई सफलता नहीं मिली। अंत में अप्रैल 1805 में उसे भरतपुर के राजा से शांति संधि करनी पड़ी। जनरल लेक की यह भयंकर भूल थी कि वह व्यर्थ ही भरतपुर में उलझा रहा। यदि लगे हाथ होलकर से निपट लिया जाए तो भरतपुर तो स्वतः ही बाद में अंग्रेजों की अधीनता में आ जाता है, किंतु उसकी मूर्खता से न तो होलकर की शक्ति को ही नष्ट किया जा सका और न भरतपुर पर ही अधिकार हो सका। इस असफलता के कारण ब्रिटिश सरकार व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बड़े चिंतित हुए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पीट ने भी वेलेजली की कटु आलोचना की। फलस्वरूप वेलेजली को त्यागपत्र देकर जाना पड़ा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1818। अगस्त 1805 में वेलेजली भारत में चला गया। उसके स्थान पर लॉर्ड कार्नवालिस पुनः भारत में भेजा गया, किंतु यहाँ आने के कुछ ही महीनों बाद गाजीपुर में उसकी मृत्यु हो गई। अतः जॉर्ज बार्लो और गवर्नर के जनरल नियुक्ति किया गया। कार्नवालिस और जॉर्ज बार्लो दोनों ने देशी राज्यों के प्रति अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया और मराठों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। फलस्वरूप 22 नवंबर 1805 को सिंधिया एक नई संधि की गई, जिसके अनुसार उसे ग्वालियर व गौधा के दुर्ग का तथा उसकी उत्तरी चंबल का भूभाग लौटा दिया। कंपनी ने राजपूत राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का विचार त्याग दिया। फलस्वरूप राजपूत राज्यों पर पुनः मराठों का प्रभाव स्थापित हो गया। इसी प्रकार 7 जनवरी 1806 को होलकर के साथ भी संधि करके उसे उसके अधिकांश क्षेत्र लौटा दिए। तत्पश्चात 1807 में लॉर्ड मिंटो गवर्नर जनरल बनकर आया। उसने भी
अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया। इन तीनों नीतियों के फलस्वरूप मराठों ने अपनी शक्ति पुनः संगठित कर ली। इधर पिंडारी भी, जो आरंभ में मराठों के सहयोगी थे, अपनी स्वयं की शक्ति बढ़ा रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स व गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स मराठा शक्ति को पूरी तरह समाप्त कर राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करना चाहता था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम पिंडारियों की शक्ति को नष्ट करने की योजना बनाई, क्योंकि उसे भय था कि कई पिंडारियों से युद्ध करने से पूर्व 27 मई 1816 को भोसले के साथ तथा 5 नवंबर 1817 को सिंधिया के साथ समझौता किया गया। इस समझौते में उन्होंने पिंडारियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों को समर्थन देने का वादा किया तथा सिंधिया ने चंबल नदी से दक्षिण पश्चिमी राज्यों पर अपना प्रभाव हटा दिया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का वर्णन। बसीन की संधि द्वारा यद्यपि पेशवा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर चुका था, किंतु वह अब इस अधीनता से मुक्त होना चाहता था। इसके लिए पेशवा ने सिंधिया, होलकर तथा भोसले से गुप्त रूप से बातचीत भी आरंभ कर दी। पेशवा ने अपने सैनिक शक्ति को भी सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। इस समय पेशवा तथा गायकवाड़ के बीच खिराज के संबंध में झगड़ा चल रहा था। अतः इस संबंध में बातचीत करने के लिए गायकवाड़ का एक मंत्री गंगाधर शास्त्री अंग्रेजों के संरक्षण में पुनः आया। पेशवा अंग्रेजों के विरुद्ध गायकवाड़ का सहयोग चाहता था, किंतु गंगाधर अंग्रेजों का घनिष्ठ मित्र था, अतः उसने पेशवा से सहयोग करने से इनकार कर दिया। ऐसी स्थिति में पेशवा के एक विश्वसनीय मंत्री त्रियम बख्शी ने धोखे से गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। पुनः दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट एल्फिंस्टन की त्रियम बख्शी से व्यक्तिगत शत्रुता थी, अतः रेजिमेंट ने पेशवा से मांग की कि त्रियम बख्शी को बंदी बनाकर उसे अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया जाए। पेशवा ने बड़ी हिचकिचाहट के साथ 11 सितंबर 1815 को त्रियम बख्शी को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। त्रियम बख्शी को बंदी बनाकर थाना भेज दिया गया, किंतु 1 वर्ष बाद त्रियम बख्शी थाना से भागने में सफल हो गया। इस पर एल्फिंस्टन ने पेशवा पर आरोप लगाया कि उसने त्रियम बख्शी को भागने में सहायता दी है। एल्फिंस्टन ने पेशवा की शक्ति को सीमित करने के उद्देश्य से पेशवा पर एक नई संधि करने हेतु दबाव डाला और उसे धमकी दी कि यदि वह नई संधि करने पर सहमत नहीं होगा तो उसे पेशवा की मनसब से हटा दिया जाएगा। अतः भयभीत होकर 13 जून 1817 को पेशवा ने अंग्रेजों से नई संधि पुनः की संधि कर ली। इस संधि के अंतर्गत पेशवा ने मराठा संघर्ष के अध्यक्ष पद को त्याग दिया। सहायक सेना के खर्च के लिए 33 लाख रुपए वार्षिक आय के भूभाग उसे अंग्रेजों को सौंपने पड़े और नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित अपने राज्य के सभी भूभाग उसे अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया। और जब तक त्रियम बख्शी अंग्रेजों के सुपुर्द ने कर दिया जाए, उस समय तक त्रियम बख्शी के परिवार को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना स्वीकार किया गया। पेशवा के बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से पत्र व्यवहार करने का वादा किया। यद्यपि सभी मराठा सरदार अंग्रेजों के अपमानजनक संधि कर चुके थे, किंतु उन्होंने ये संधियां व्यवस्था के कारण की थी और वे उनसे मुक्त होना चाहते थे। पेशवा भी पुनः की संधि के अपमान की आग में जल रहा था। अतः जिस दिन संध्या ने अंग्रेजों के साथ संधि की 5 नवंबर 1817 को, उसी दिन पेशवा ने पुणे में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। एल्फिंस्टन किसी प्रकार जान बचाकर भागा तथा पुणे से 4 मील दूर किरकी नामक स्थान पर ब्रिटिश सैनिक छावनी में शरण ली। पेशवा की सेना ने किरकी पर धावा बोल दिया, किंतु पेशवा पराजित हुआ तथा वह सतारा की ओर भाग गया। नवंबर 1817 में पुणे पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पेशवा द्वारा युद्ध आरंभ कर दिए जाने पर कुछ मराठा सरदारों ने भी युद्ध करने का निश्चय किया। नवंबर 1817 में ही अप्पा साहब भोसले ने
नागपुर के पास सीताबंदी नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया, किंतु पराजित हुआ। तत्पश्चात दिसंबर 1817 में नागपुर के युद्ध में वह पुनः पराजित हुआ और भागकर पंजाब चला गया। पंजाब से भागकर वह शरण लेकर जोधपुर आया। जोधपुर के राजा मानसिंह ने, जो स्वयं अंग्रेजों का विरोधी था, अप्पा साहब को शरण दी तथा 1840 में अप्पा साहब की जोधपुर में ही मृत्यु हो गई। इसी प्रकार होलकर की सेना व अंग्रेजों के बीच 21 दिसंबर 1817 को महिदपुर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में होलकर की सेना पराजित हुई तथा जनवरी 1818 में दोनों के बीच मंदसौर की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार होलकर ने सहायक संधि स्वीकार कर ली, राजपूत राजाओं से अपने अधिकार त्याग दिए तथा बूंदी की पहाड़ियों व उसके उत्तर के सभी प्रदेश कंपनी को हस्तांतरित कर दिए। इस प्रकार होलकर भी कंपनी के अधीनता में आ गया। अब अंग्रेजों ने पेशवा की ओर ध्यान दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के विरुद्ध एक सेना भेजी जनवरी 1818 में कोरगांव के युद्ध में तथा अंत में फरवरी 1818 में अष्टी के युद्ध में पेशवा बुरी तरह पराजित हुआ। अतः मई 1818 में उसने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर पेशवा को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया। पेशवा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सतारा का छोटा सा राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया गया। पेशवा के मंत्री त्र्यंबकजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर चुनार के किले में भेज दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को नष्ट करने में सफलता प्राप्त की। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा इसी तरह के सुंदर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।